नमस्कार, मैं शिवानी आप सभी का तथास्तु ICS में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे द हिंदू की इम्पोर्टेंट न्यूज़। चलिए ये देखते हैं कि आज हमारे पास इंडेक्स में क्या क्या है। आज डेट है 7 दिसंबर। न्यूज़ को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी। तथास्तु ICS की तरफ से प्री श्योर की टेस्ट सीरीज चल रही है जो 15 दिसंबर से स्टार्ट होंगी। साथ ही साथ GS फाउंडेशन कोर्स जो 10 दिसंबर से स्टार्ट होगा जिसका मॉर्निंग बैच होगा, और PSIR ऑप्शनल जिसको पढ़ाया जाएगा मनोज शर्मा सर के द्वारा 28 जनवरी से ये बैच स्टार्ट होगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं आज हमारे पास न्यूज़ में क्या क्या है। सबसे दो हमारे पास इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि भारत में मैनुअल स्क्रैंचिंग और दूसरा है पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज। ठीक है, देखते हैं ये दोनों चीज़ें क्या है। पहले तो थोड़ा सा फोटो को देखेंगे हम। इस तरह से आज भी भारत में इतना टेक्नोलॉजी होने के बाद हम इस तरह से मैनुअल स्क्रैंचिंग होती है। ठीक है, यानी कि जो भी क्या बोलते हैं इसको, गटर होते हैं और जो भी है ना गटर होते हैं, नालियाँ, इनको साफ करने के लिए आज भी इंसान को खुद ही उतरना पड़ता है। कहीं भी मशीनीकृत प्रयोग नहीं है चीज़ें। ठीक है, इसलिए कहीं ना कहीं इन लोगों को बहुत ज़्यादा बीमारी का सामना भी करना पड़ता है। तो इसके बारे में हम पूरी तरह से डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज़ है हमारे पास पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉसेज, यानी कि जब एक किसान फसल उत्पादन के बाद है ना उपभोक्ता तक या मार्केट तक जब तक सब्जियों को ले जाता है तो उसके बीच में कितनी फसलें खराब होती हैं और इंडिया को इससे कितना नुकसान होता है, तो हम पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉसेस के बारे में देखेंगे कि ये क्या है। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी पहली न्यूज़ से कि भारत में मैनुअल स्क्रैंचिंग क्या है। संदर्भ देखते हैं। पहले तो क्या बता रहे हैं कि मैनुअल स्क्रैंचिंग सीवर या सेफ्टी टैंक की बात करेंगे हम, जो मानव मल को है ना हाथ से हटाना कानूनी रूप से प्रतिबंधित होने के बावजूद भारत में एक गंभीर वास्तविकता बनी हुई है। ठीक है, इतना ज़्यादा हाई टेक्नोलॉजी होने के बाद, इतनी सारे सुविधाएं सुख सुविधाएं होने के बाद भी आज आम आदमी को, ये जो गरीब व्यक्ति है उसको हाथ से ही सेफ्टी टैंक वगैरह साफ करने पड़ते हैं। ठीक है, देखो कि पिछले 15 वर्षों में असुरक्षित सीवर सफाई प्रथाओं के कारण अकेले दिल्ली में कितनी मौतें हुई हैं? 94। और सबसे बुरी बात तो ये है कि 75 दर्ज मामलों में से केवल एक को ही दोष सिद्धि हुई है, यानी कि हाँ कि इस व्यक्ति की जो मौत हुई है वो कहीं ना कहीं मैनुअल स्क्रैंचिंग में सफाई करने के बाद बीमारी से हुई है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा गंभीर बात हो गई है। ओके, कि काम भी करो और फिर अगर आप को किसी भी तरह की शारीरिक हानि भी है तो उसकी पुष्टि भी नहीं है ना। तीसरी चीज क्या है? यह अप्रभावी प्रवर्तन, सामाजिक उदासीनता और प्रणालीगत कमियों के स्पष्ट मुद्दों को उजागर करती है। किस किस को? अप्रभावी प्रवर्तन, यानी कि ठीक से इसका ये प्रभावी नहीं है। ठीक है, आप चाहे जितने भी नियम बना लो फिर भी कहीं ना कहीं उन नियमों की चोरी के तहत ये होता है कि आज भी आदमी मैनुअल स्क्रैंचिंग कर रहा है। दूसरी चीज ये है कि सामाजिक उदासीनता, कि जो एक वर्ग ऐसा है कि इन व्यक्तियों को रखता है सेफ्टी टैंक की सफाई करने के लिए और बाद में उसी को सामाजिक तौर पर उदासीन बना देता है। उदासीन कैसे? कि नहीं ये तो ये वर्ग ऐसा है जो इस तरह की सफाई करता है, छुआछूत वगैरह। तो कितनी चीजें होती हैं कि जिसमें आर्टिकल 7 और आर्टिकल 21 का हनन होता है। क्लियर है? और प्रणालीगत कमियों के कारण, यानी ये कमी तो है कि कहीं ना कहीं इतने लोगों की मौत हो रही है और पुष्टि खाली एक की हो रही है, तो प्रणालीगत कमियों के स्पष्ट मुद्दों को उजागर करता है। ठीक है, अब देखते हैं कि ये क्या होता है मैनुअल स्क्रैंचिंग। मैनुअल स्क्रैंचिंग एक अमानवीय और खतरनाक प्रथा है जो कि क्या करती है, जिसमें मैनुअल स्क्रैंचिंग के रूप में रोजगार के निषेध और उनके पुनर्वास अधिनियम 2013 के तहत गैर कानूनी घोषित किया गया है। किस कानून के तहत? PEMSR कानून के तहत इसको गैर कानूनी घोषित किया है। इसको अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे ये है क्या। आगे देखते हैं कि प्रतिबंध के बावजूद यह प्रणालीगत विफलताओं, जाति आधारित और उत्पीड़न, आर्थिक कमजोरी के कारण जारी है। अब मैनुअल स्क्रैंचिंग के पीछे कौन कौन से कारण है कि प्रतिबंध के बावजूद कौन कौन से? एक प्रणालीगत विफलता जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, जाति आधारित उत्पीड़न की एक विशेष तौर की जाति यही सारे काम करेगी तो ये उत्पीड़न है किसी प्रकार का। और तीसरी चीज है आर्थिक मजबूरी, यानी कि जिस व्यक्ति के पास पैसे नहीं है और उसको अगर इस तरह का काम दिया जा रहा है और बदले में कुछ पैसे दिए जा रहे हैं तो ये आर्थिक मजबूरी हो गई। राइट, अब इसके सरकारी उपाय क्या निकाले गए वो देखते हैं हम। कि पहली बात तो ये देखा गया PEMSR, ये क्या है? प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्क्रैंचिंग एंड देयर रिहैबिलिटेशन। ठीक है, 2013 का ये अधिनियम है। अब देखो इसमें क्या क्या बात कही जाएगी, इसको हम थोड़ा सा देखते हैं कि ये जो अधिनियम है ना, यहां लिख देती हूं मैं एक्ट 2013। ठीक है, ये दो मुद्दों को लेके आता है। पहला मुद्दा तो ये है कि आपको जो हाथ से मैला ढोना, ये हम बोल सकते हैं हाथ से जो मैला ढोने की प्रथा है, हाथ से मैला ढोने की जो प्रथा है उसको पूरी तरह से
उसको पूरी तरह से क्या करो, प्रतिबद्ध करो, पहले तो प्रतिबंध कर दो, ठीक है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ओके, दूसरी चीज बोलता है कि जो लोग इस कार्य को कर रहे हैं, ठीक है, कार्य को कर रहे हैं, उनका क्या करो, उनका पुनर्वास करो। पुनर्वास मतलब उनको रिहैबिटेट करो, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे। अब ये कैसे होगा, उन व्यक्तियों को क्या करो, आप शिक्षा दो, है ना, दूसरी चीज क्या दो, रोजगार दो, राइट, और तीसरी चीज क्या दो, शिक्षा दो, रोजगार दो और धन। रोजगार हालांकि धन से रिलेटेड है, यानी कि आप उनको शिक्षा दो, रोजगार दो और भी बहुत सारी जैसे अब क्या बोलते हैं कि जरूरी सुविधा, जैसे घर, है ना, आवास। अगर ये सारी चीजें मिलेंगी, अगर किसी व्यक्ति को वाकई आर्थिक उत्पीड़न की वजह से मैनुअल स्क्रैंचिंग करनी पड़ेगी, अगर हम उसको ये 3 सुविधाएं दे देंगे तो वो ये काम नहीं करेगा, राइट। अभी क्या बताओ, आप चाहे जितने भी नियम बना लो, ठीक है, अगर किसी व्यक्ति को जरूरत है और अगर वो अपनी जरूरतों को पूरा कर सकता है ना, तो आप उसको कब तक रोकोगे। तो उसको रोकने का एक ही तरीका है कि उसकी जो बेसिक जरूरत है, जिसकी वजह से वो कानूनों को तोड़ रहा है, तो उन जरूरतों को प्रोवाइड करा दो, है ना, जिससे ये सारी चीजें करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, राइट। आगे देखते हैं, आगे क्या है, ये हमने देख लिया ये अधिनियम के बारे में, अधिनियम क्या क्या कहता है। हाँ, और साथ ही साथ ये अगर कोई व्यक्ति, है ना, अगर कोई पर्सन ए है और अगर अपने अंडर में कोई बी व्यक्ति को रखता है इस काम के लिए, तो उसको 1 साल की सजा होगी, ठीक है, और साथ ही साथ 50,000 रुपए का क्या होगा, जुर्माना लगाया जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत कड़ा नियम है और होना भी चाहिए, बहुत अच्छी बात है ये। अगली चीज देखते हैं हम, नमस्ते योजना। नमस्ते योजना क्या बताते हैं कि नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम, है ना। देखो, नमस्ते जो योजना है, जस्ट अ सेकेंड, देखो, ये पहली चीज तो योजना कब आई, ये आई 2022 में। और क्यों लेके आया, जो स्वच्छ भारत अभियान है, स्वच्छ भारत अभियान, है ना, स्वच्छ भारत अभियान में कहीं ना कहीं एक पार्ट ये भी था कि मैनुअल स्क्रैंचिंग को रोका जाए, तो स्वच्छ भारत अभियान के तहत, है ना, इस योजना को लेके आए ताकि इस स्वच्छ भारत योजना का जो लक्ष्य वो और उभर के सामने आए, ठीक है। और लक्ष्य क्या है, इसका काम क्या है, वही कि जो मैनुअल स्क्रैंचिंग है उसको रोकना, ठीक है, उसको क्या करना, रोकना, ठीक है। अब तीसरी चीज देखते हैं, ये क्या है कि आपातकालीन प्रक्रिया स्वच्छता इकाइयां, ये क्या करता है, ये सुरक्षा प्रोटोकॉल के साथ क्या करता है, सुरक्षा प्रोटोकॉल के साथ सीवर में व्यवस्थित प्रवेश सुनिश्चित करता है, ठीक है। सुरक्षा प्रोटोकॉल, ये कहीं ना कहीं आपको एक प्रोटोकॉल के तहत आपको सुरक्षा प्रदान करेगा कि आप जिस तरह से अगर खुदा ना खास्ता अगर कोई मौत हो जाती है तो कहीं ना कहीं ये प्रोटोकॉल आपकी सुरक्षा करेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं 2 चीजों की, एक है हमारे पास NSK FDC और दूसरा है हमारे पास SRMS, ठीक है। अब देखो, ये जो है ये कहीं ना कहीं एक संस्था के तौर पर काम करेगी जो कि इसका लक्ष्य यही है कि मैनुअल स्क्रैंचिंग को रोका जाए, है ना, हाथ से मैला ढोने की प्रथा को रोका जाए, ठीक है। और कहीं ना ये जो दूसरी है, ये आपको क्या करेगी, ये आपको बीमा उपलब्ध कराएगी, ठीक है, जो कि क्या करती है कि अगर कोई व्यक्ति है सच में गरीब है तो उसको धन की उपलब्धता देना, ठीक है, क्लियर है इन दोनों के काम। और ये जो आएगा ये अपना आता है किसके अंदर, सामाजिक मंत्रालय के तहत, ठीक है, शैक्षिक सहायता को बढ़ावा देता है, ठीक है। आगे देखते हैं, चुनौतियां क्या बताती है कि जातिगत भेदभाव, किस तरह से कि जातिगत पदानुक्रम की गहरी जड़ें सामाजिक आर्थिक गतिशीलता को क्या करती हैं, बाधित करती हैं, कि जातिगत भेदभाव इतना ज्यादा है कि कहीं ना कहीं ये माइंड सेट हो गया कि ये विशेष जाति यही काम करेगी, तो जो कि नहीं होना चाहिए, है ना। दूसरी चीज विकल्पों की कमी कैसे कि सीमित शिक्षा और रोजगार, यानी कि जो व्यक्ति गरीब है वो अगर शिक्षा नहीं ले पा रहा है तो उसके लिए कहीं ना कहीं ये जो साधन है वो सीमित हो गए। दूसरी चीज रोजगार के विकल्प को कम होना, कि हाशिए पर पड़े समुदायों को यह काम जारी रखने के लिए मजबूर करते हैं, ठीक है, वो नहीं भी करना चाहते फिर भी उनको करना पड़ता है क्योंकि धन चाहिए उपलब्ध कराना, कहीं ना कहीं से तो पैसों की जो पर्याप्तता है वो होनी चाहिए पूरी, ताकि अपनी जरूरतों को पूरा किया जा सके। अप्रभावी प्रवर्तन ये क्या है, कानूनों के कमजोर क्रियान्वयन से रोकी जा सकने वाली मौतें और असुरक्षित व्यवहार होते हैं, ठीक है। कानून कैसे हैं, कमजोर हैं, जिनका अच्छे से प्रवर्तन नहीं हो पाता, जिस वजह से लोगों की मौत हो जाती है, ठीक है।
आगे देखते हैं इसके समाधान क्या हो सकते हैं कि कौशल विकास और पुनर्वास। ये किस तरह से होगा कि मैनुअल स्ट्रेंजरों को कौशल आधारित रोजगार और मनरेगा जैसी योजनाओं से जोड़े, यानी कि जो गरीब व्यक्ति हैं उनको इस तरह की योजना से जोड़ा जाए ताकि उनको किसी भी तरह की परेशानी ना हो, धन की उपलब्धता होती रहे और इस तरह के काम करने के लिए वो बाधित ना हो। ठीक है, दूसरी चीज ये है मशीनीकरण। क्या कि अगर सीवर की सफाई के लिए क्या किया जाए, इसके लिए कुछ ना कुछ हमें और अल्टरनेटिव तो लेना पड़ेगा ना, कि अब कोई व्यक्ति हाथ से मैला नहीं ढोएगा तो हम क्या कर सकते हैं, मशीनीकरण से सफाई कराओ, ये सबसे बेस्ट है कि प्रौद्योगिकी संचालित विकल्पों को बढ़ावा दे। तीसरी चीज जाति सुधार करो कि अगर समान अवसरों को सक्षम करने के लिए प्रणालीगत जाति भेदभाव को संबोधित करें, कि अगर कोई व्यक्ति इस तरह का काम कर रहा है उसको हर तरह से उसको सक्षम बना दिया जाए, है ना, शिक्षा दी जाए, रोजगार दी जाए, तो एक टाइम के बाद क्या होगा कि जो जाति भेदभाव है वो खत्म हो जाएगा, है ना, क्योंकि सब बराबर स्तर पर रहेंगे। चौथी चीज है जवाबदेही। वो क्या हो सकती है कि कानूनों के सख्त प्रवर्तन और नगर पालिका और ठेकेदारों के लिए जवाबदेही सुनिश्चित हो, यानी कि जो नगर पालिकाएं हैं, है ना, और जो ठेकेदार हैं, इन लोगों के प्रति जवाबदेही को सुनिश्चित किया जाए ताकि इस तरह की जो कमियां हैं वो ना हो। अब निष्कर्ष क्या निकलता है इसका कि हाथ से मैला ढोने यानी कि जातिगत उत्पीड़न, व्यवस्थागत उदासीनता और सामाजिक आर्थिक असमानताओं के अंतर संबंध को दर्शाता है, जो कि स्वच्छता लक्ष्य कौन सा, एसडीजी का लक्ष्य नंबर 6, ठीक है, सभ्य कार्य यानी कि लक्ष्य नंबर 8 और कम असमानता यानी कि लक्ष्य नंबर 10, ठीक है, जैसे सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए तत्काल बहुआयामी कार्रवाई की आवश्यकता है, ठीक है, और श्रम की गरिमा को पहचानना और हाशिए पर पड़े समुदायों के लिए न्याय सुनिश्चित करना एक समावेशी न्यायपूर्ण समाज के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। और साथ ही साथ अगर हम अच्छे कदम उठाते हैं तो कौन से आर्टिकल की सुरक्षा के लिए होगा वो, तो वो होगा अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 21, ठीक है, ये अस्पृश्यता के लिए और ये गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए, ठीक है। चलो, ये इस तरह से हमारा एक आर्टिकल कंप्लीट हुआ। हम क्वेश्चन देखते हैं एक प्रीलिम्स का क्या बता रहा है कि मैनुअल स्ट्रेंजर के रूप में रोजगार के निषेध और उनके पुनर्वास, जो अधिनियम हमने पढ़ा था जिसमें जुर्माने लगाने की भी बात करी गई थी, तो ये उसी अधिनियम से रिलेटेड क्वेश्चन है कि 2013 के संदर्भ में निम्नलिखित कदमों पर विचार करना है। ये अधिनियम क्या बताता है कि सभी परिस्थितियों में सीवर और सेफ्टी टैंक की मैनुअल स्ट्रेंजर सफाई के लिए व्यक्तियों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है। दूसरी चीज, ये सरकार को मैनुअल स्ट्रेंजर और उनके परिवारों को वैकल्पिक आजीविका विकल्प और शैक्षिक अवसर प्रदान करने का आदेश देता है। तीसरा, यह अधिनियम भारत में केवल शहरी क्षेत्रों पर लागू होता है। चौथा, मैनुअल स्ट्रेंजर को रोजगार पर 1 वर्ष तक की कैद, मैंने आपको ये बताया था, 1 वर्ष तक की कैद और कितने 50,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करी हुई क्वेश्चन आप कर लोगे, जिसके विकल्प है 1 3 2 4 1 2 4 और 2 3 4, ठीक है। चलो, इस तरह से हमारा पहला आर्टिकल कंप्लीट होता है। जस्ट अ सेकेंड, सॉरी, वो 2 पेज बीच में एक्स्ट्रा ऐड हो गए। चलिए हम अपने दूसरे आर्टिकल पे चलते हैं, वो है हमारा पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। ये देखो, पहले तो हम समझते हैं कि ये है क्या। अब मान लो ये एक किसान, कोई व्यक्ति है जो है ए, ठीक है, इसने फसल बोई, ठीक है। अब फसल जब कटी तो कटने के बाद जब ये मार्केट में गई, ठीक है, और उपभोक्ताओं के पास गई, है ना, तो इस बीच में ये जो ड्यूरेशन है पूरा, इस बीच में फसल हो या फिर फल हो, कुछ भी हो, तो इसमें कितनी खराबी आ गई, ठीक है। तो इस खराबी को देखने के लिए, ठीक है, इस पर निगाह डालने के लिए कहीं ना कहीं पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस के बारे में हम बात करेंगे। समझ में आ गया होगा पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस होते क्या हैं, आगे देखते हैं। संदर्भ क्या बता रहा है कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने क्या किया है कि नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, कौन सी, NABCONS के माध्यम से 2022 के संदर्भ वर्ष, कितना 2020 और 22 के साथ भारत में कृषि उपज कटाई के बाद नुकसान का निर्धारण करने के लिए अध्ययन नामक एक शुरू किया है, ठीक है। किसने, मिनिस्ट्री ऑफ मंत्रालय के तहत इसने, इसके माध्यम से, ठीक है। अब अगला क्या बताता है कि भारत वैश्विक स्तर पर दूसरे सबसे बड़े कृषि उत्पादक का स्थान रखता है, ठीक है, हम दूसरे सबसे बड़े कृषि उत्पादक देश हैं। साथ ही साथ क्या बताते हैं कि ये वैश्विक कृषि निर्यात का केवल 2.4% हिस्सा है, जो कटाई के बाद नुकसान के कारण दुनिया भर में कि कौन से नंबर पे लाके खड़ा कर देता है हमें, 8वें स्थान पर, है ना, जो कि बहुत दिक्कत वाली बात है कि हम एक तरफ तो दूसरे नंबर पे सबसे बड़े उत्पादक है और कहीं ना कहीं खराब भी चीजें हमारे इतनी ज्यादा हो रही है। आगे देखते हैं कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने क्या किया, 2016-17 से केंद्रीय क्षेत्र की व्यापक योजना, कौन सी, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, ठीक है, इसमें क्या है को क्रियान्वित किया, किसके तहत, 2016-17 में, ठीक है, जिसका उद्देश्य क्या था कि फसल उपरांत बुनियादी ढांचे और प्रसंस्करण सुविधाओं का निर्माण करना, ताकि फसल उपरांत नुकसान में कमी लाने, मूल्य संवर्धन को बढ़ाने और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के समग्र विकास को बढ़ावा दिया जा सके। अब देखो, अब अगर फसल काट के रख ली, ठीक है, जैसे एक किसान है, उसने है ना गेहूं की फसल काटी और उसने अपने है ना खेत में रख लिया। अब
कभी ऐसी प्रॉब्लम आ गई कि बेमौसम की बारिश हो गई जिस वजह से फसल खराब हो गई, तो हम ये चाहते हैं कि इस तरह की चीज़ों के लिए कोई ना कोई सरकार साधन उपलब्ध कराए, कोल्ड स्टोरेज हो, है ना। और दूसरी चीज़ क्या था कि मूल्य संवर्धन को बढ़ाने के लिए भी कहीं ना कुछ कदम उठाया जाए। तो अगर ये सारी चीज़ें होती हैं तो पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉसेस है वो कम हो सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कि जो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना है उसके अंतर्गत घटक कौन कौन से हैं। पहली बात करते हैं मेगा फूड पार्क। ये क्या है कि घटक को केवल एक प्रतिबद्ध देनदारियों के प्रावधान के साथ कितने 2001 से इसको बंद कर दिया गया। मेगा फूड पार्क का मतलब वही हो गया कि जहाँ किसान हो गए, ठीक है, यहाँ किसान हो गए, व्यापारी हो गए, ठीक है, और भी जो भी मंडी के विशेष लोग हो गए, वो सब इकट्ठे एक ही मंच पर है। ठीक है, तो उसको होंगे मेगा फूड पार्क। दूसरी चीज है एकीकृत कोल्ड स्टोरेज चेन। ठीक है, या मूल समृद्ध संरचना। कोल्ड स्टोरेज चेन का मतलब वही हो गया कि एक ऐसा कमरा जिसका वातावरण इतना सही है यहाँ पे फसल अपनी जो सेल्फ लाइफ है उससे ज्यादा चल सकती है। ठीक है, इससे क्या होगा, फसल खराब नहीं होगी। ठीक है, तीसरी चीज है कृषि प्रसंस्करण क्लस्टरों के लिए अवसंरचना। चौथा, बैकवर्ड और फॉरवर्ड लीकेज का सृजन। देखो बैकवर्ड में क्या होता है, बैकवर्ड में वो सारी चीजें आती हैं जैसे अगर कोई किसान है, ठीक है, किसान को फसल उगाना है तो उसको बीज, तकनीकी, ये सारी चीजें उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, और मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ बस। और कहीं ना कहीं फॉरवर्ड की बात करें तो फॉरवर्ड में अगर चीजें आएंगी तो कौन कौन सी आएंगी कि उसको जो अपना फसल है उसको ले जाने के लिए साधन, ठीक है, साधन हो गया, फसल काटने के लिए मशीन। तो जो फसल उत्पादन के बाद की जो सारी गतिविधि होंगी वो फॉरवर्ड होंगी, और फसल उत्पादन के पहले जितनी भी गतिविधियां होंगी वो सारी कौन सी होंगी, बैकवर्ड होंगी। ठीक है, तो इन लिंकेज का सृजन यानी कि इस घटक को 1 अप्रैल 2021 से बंद कर दिया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे क्या है, खाद्य प्रसंस्करण और संरक्षण क्षमताओं का सृजन और उनका विस्तार किया जा सके। और ऑपरेशन ग्रीन, इसको हम थोड़ा सा देखते हैं, ये क्या है, एक सेकेंड। देखो ऑपरेशन ग्रीन क्या है, पहला आया ऑपरेशन ग्रीन, ठीक है, ऑपरेशन ग्रीन, और फिर वहीं दूसरे आया ऑपरेशन ग्रीन 2.0, ऑपरेशन ग्रीन 2.0। अब देखो इसमें क्या है, ये जो ऑपरेशन आया था ये कब आया था, 2018 में, और ये किसके लिए था, टॉप के लिए, यानी कि टमाटर यानी कि टमाटो, ओ यानी ऑनियन यानी कि प्याज, और पोटैटो यानी कि किसके लिए, आलू के लिए। ठीक है, यानी कि इन तीनों के रखरखाव के लिए, है ना, क्योंकि ये ऐसा माना जाता है कि ये जो तीनों चीजें होती हैं वो एक आम आदमी हो या फिर कोई भी गरीब व्यक्ति हो, वो इन तीनों के द्वारा अपनी जो भोजन में है उसको स्वाद को बढ़ा सकता है। कहीं ना कहीं उसके भोजन में ये तीनों चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इनके प्रसंस्करण के लिए, इनके संरक्षण के लिए हम क्या लेके आए थे, ऑपरेशन ग्रीन लेके आए थे। कब लेके आए, 2018 में। क्लियर है, जिसको टॉप भी बोलते हैं। अब देखो अब क्या हुआ कि हम क्या किया कि अब सिर्फ टॉप नहीं, अब साथ साथ अन्य फसलों को भी हमने यहाँ जोड़ दिया। ठीक है, अन्य फसलें कैसी फसलें, जो जल्दी खराब हो सकती है। ठीक है, कुछ भी जोड़ दिया था इसमें, फल वगैरह भी थे जैसे कि अनार हो गया, ठीक है, मौसम्बी, कुछ भी आप समझ लो, कुछ 21 से 22 फसलें थी अन्न में जो इसमें शामिल करी गई थी। ठीक है, अब इसमें क्या किया था कि ये जो 3 फसलें थी इनके साथ साथ हम इनका भी संरक्षण प्रसंस्करण करेंगे। ठीक है, तो ये था ऑपरेशन ग्रीन 2.0। मैं उम्मीद कर रही हूँ ये ऑपरेशन समझ में आ गया होगा ये क्या है। चलो आगे देखते हैं कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय क्या किया, उद्यमियों को खाद्य प्रसंस्करण संरक्षण संरचना की स्थापना के लिए अनुदान के रूप में ऋण से जुड़ी वित्तीय सहायता, कौन सी, पूंजी सब्सिडी, है ना, पूंजी सब्सिडी प्रदान करता है, जिससे क्या करता है कि अन्य बातों के अलावा कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने के लिए कोल्ड स्टोरेज भी शामिल है। ठीक है, कटाई के बाद अगर नुकसान जो होगा उसके लिए सब्सिडी दी जाएगी, और साथ ही साथ क्या किया जाएगा, आपको कोल्ड स्टोरेज की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। अब इससे क्या हुआ कि 31 अक्टूबर 2024 तक ये प्रधानमंत्री जो अब हम योजना पड़ी थी के तहत 1187 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, आगे क्या है। अब रेलवे विभाग के द्वारा भी कुछ पहल प्रारंभ करी गई होंगी, इसको देखते हैं हम कि ट्रक ऑन ट्रेन सेवा। ये क्या है कि ट्रक से ट्रेन की तरफ जो चीजें चली जाए। ठीक है, वो क्या है कि भारतीय रेलवे ने ट्रक ऑन ट्रेन सेवा शुरू की, जिसमें क्या हुआ कि रेलवे जो वैगनों पर लोड किए गए ट्रकों को
ले जाया जा सके। दूध, पशु चारा जैसी वस्तुओं के साथ सफल परीक्षणों के बाद इस सेवा का विस्तार किया गया। मैं उम्मीद कर रही हूँ समझ में आ गई होगी चीजें ये क्या है। आगे नेक्स्ट देखते हैं क्या बताता है कि पार्सल स्पेशल ट्रेन है। ये क्या है कि कोविड-19 जब महामारी आई थी तो उसके दौरान क्या हुआ कि रेलवे ने उत्पादकों और बाजारों के बीच खराब होने वाली वस्तुओं और बीजों के परिवहन के लिए पार्सल है ना स्पेशल ट्रेनें शुरू कर दी। यानी कि स्पेशल ट्रेनें जो अगर आपको उत्पादकों बाजारों में जब चीजें खराब हो रही हो तो उनको जल्दी जल्दी एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए, जिससे क्या हुआ कि समय पर डिलीवरी सुनिश्चित हुई और फसल कटाई के बाद नुकसान को क्या कर दिया, कम से कम किया जा सका। ठीक है, आगे चीजें देखते हैं कि किसानों की आय दुगनी करना कैसे के लिए एक समिति बनाई गई, जिसने क्या किया, भर्ती और प्रशिक्षण पहलों के माध्यम से पारगमन समय को कम करने और कर्मचारियों की कमी को दूर करने के लिए लोडिंग और अनलोडिंग प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए काम किया। उम्मीद है ये समझ गए होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं किसान रेल योजना। ये बहुत ज्यादा फेमस हुई थी कोविड के टाइम पे। इसमें क्या हुआ कि इसे उत्पादन अधिशेष क्षेत्रों को उपभोग क्षेत्रों से जोड़ने के लिए, है ना, उत्पादन अधिशेष क्षेत्रों को उपभोग क्षेत्रों से जोड़ने के लिए शुरू किया गया था। और यह योजना क्या थी कि खराब होने वाली जो वस्तुएं होती हैं जैसे कि दूध हो गया, मांस, मछली, इनको परिवहन से अधिक कुशलता से, सुगमता से ले जाने के लिए ये योजना बनाई गई थी। ठीक है, तीसरी चीज है कि विशेष वैगन और सुविधाएं, कहीं ना कहीं ये तापमान नियंत्रण को कम करने के लिए, ताकि टेम्परेचर की वजह से अगर कोई फसल खराब ना हो तो उसके लिए ये योजना चलाई गई थी। उसमें निवेश और सुरक्षित कार्गो हैंडलिंग के साथ रेल साइड सुविधाएं स्थापित करने के लिए ये कदम उठाया गया था। ठीक है, अब इतने सारे कदम हम पहले उठा चुके हैं। आगामी कदम और क्या हो सकते हैं कि कृषि उपज के बड़े हिस्से को समायोजित करने के लिए एक जलवायु नियंत्रित भंडारण सुविधा और कोल्ड स्टोरेज, यानी कि एक तो ये दोनों चीजें तो बहुत जरूरी है, भंडारण सुविधा हो और साथ ही साथ क्या हो, कोल्ड स्टोरेज के साथ हो। ठीक है, दूसरी चीज क्या कहती है कि सरकारी समितियों का सब्सिडी के माध्यम से छोटे और सीमांत किसानों को भंडारण सुविधाओं तक पहुंच प्रदान कर सके। ठीक है, तीसरी चीज तापमान नियंत्रित परिवहन के लिए विशेष रेल वैगनों की निवेश करें और साथ ही साथ रेल साइड कार्गो हैंडलिंग सुविधाएं भी स्थापित हमें करनी पड़ेगी। मैं उम्मीद कर रही हूँ पोस्ट हार्वेस्ट जो लॉसेस है वो क्या है वो समझ में आ गए होंगे और हमें किस तरह के कदम उठा के इन लॉसेस को कम करना चाहिए। ठीक है, अब एक मेंस का सवाल है जो यूपीएससी 2017 में पूछा गया था, क्या है कि सब्सिडी किसानों के फसल पैटर्न और फसल विविधता अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित करती है। छोटे और सीमांत जो किसान होते हैं वह फसल बीमा न्यूनतम समर्थन मूल्य खाद्य प्रसंस्करण का क्या महत्व रखते हैं, यह यूपीएससी 2017 में आया था। सॉरी। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन आराम से लिख सकते हो। चलिए, इसी तरह से आज की न्यूज़ खत्म होती है। थैंक यू सो मच।